कहानी की शुरुआत में इस कहानी के हीरोइन शाओ को देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड से हेल्प ली थी यूजिन, जो कि इस कहानी का हीरो है, उसे पटाने के लिए। उसकी मजबूरी थी एक्चुअल में, उसे बदला लेना था किसी से, इसीलिए उसे यूजिन के पावर की ज़रूरत थी। वो क्लब में जाती है जानबूझ करके, ऐसे कपड़े पहन करके यूजिन की दुनिया में। वैसे तो वो गरीब थी, लेकिन उसके सामने इनोसेंट भी होने की एक्टिंग करती है। यूजिन बहुत ज़्यादा ही सख्त लड़का था। उसे देखते ही साउ समझ जाती है। वो स्टॉक्स मार्केट चेक कर रहा था। स्टॉक मार्केट में वो भी पैसे हार चुकी है। इसी बहाने से बात करने के वो यूजिन से बात करने का कोशिश करती है। शुरुआत में तो वो उसे भाव नहीं देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि वो जानबूझ करके उससे अप्रोच कर रही है, या तो उसके पैसे के लिए या तो उसके पावर के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर यूजिन थोड़ा सा साव में इंटरेस्ट ले रहा था, तभी साव का एक्स बॉयफ्रेंड तियान वहाँ पर आ जाता है। दोनों पिछले 6 महीने तक रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर शाओ ने तियान से ब्रेकअप कर लिया। आज तियान यहाँ पर शाओ को यूजिन के साथ देखता है तो उसे जलन महसूस होने लगता है। अब साव से यूजिन पूछता है, ऐसे क्यों देख रही हो उसे जानती हो? साव को अपनी फ्रेंड का बात याद आता है। यूजिन जैसे अमीर लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि उनकी बंदियों के एक्स बॉयफ्रेंड्स वगैरह हो। दैट्स वाई वो कह देती है नहीं, वो तियान को नहीं जानती है। यूजिन वहाँ से जाने लगता है। साव उसके पीछे पीछे जाने का कोशिश करती है। बाहर जाने पे यूजिन साव से पूछता है कि क्या वो सच कह रही है, वो तियान को नहीं जानती है। वो कहती है हाँ, लेकिन तभी वहाँ पर तियान आता है और वो बोलता है साव मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वैसे भी मैं उसके साथ फिजिकल होकर के बोर हो चुका हूँ, अगर तुम मुझसे रखना चाहते हो तो रख सकते हो। यूजिन को पता चल जाता है कि साव झूठ बोल रही है। वो और तियान पहले भी रिलेशनशिप में रह चुके थे। साव यूजिन को कुछ समझाने का कोशिश करती है, लेकिन यूजिन गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है। उनके जाने के बाद तियान ज़बरदस्ती साओ को वहाँ से लेकर के जाता है और यहाँ पर वो फ्लैशबैक में याद करती है जब तियान बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। तियान की फियोंसे जीजी को ये बात पता चल जाता है कि वो तियान को डेट कर रही है। उसने साओ के साथ बहुत बुरा किया था। पहले उसने आदमी भेज करके साओ की मोम के साथ बदतमीजी करवाया। जब ये बात उसके डैड को पता चला तो वो लोगों से बदला लेने के लिए गए, तो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जीजी ने उनको भी जेल भेज दिया, जहाँ पर उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया। लेकिन ये बात तियान को पता नहीं था। तियान साओ पर गुस्सा करता है, जब हम डेट कर रहे थे तुमने मुझे कभी छूने नहीं दिया और आज तुम्हारे कपड़े कोई और खोल रहा था। साओ से कहती है तुम्हें उस बात से क्या मतलब है, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। तियान जानना चाहता था कि आखिरकार उसने उससे क्यों ब्रेकअप किया। वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि जीजी मेरी फियोंसे है। इस बार मैं अपना काम ख़त्म करके इसीलिए आया हूँ ताकि मैं जीजी के साथ अपने एंगेजमेंट को कैंसिल कर सकूँ। मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दे दो। आई नो कि तुम यूजिन को उसके पैसे और पावर के लिए अप्रोच कर रही हो, बट वो मैं तुम्हें भी तो दे सकता हूँ। साहू से कहती है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। एक बार जब मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया तो बस कर लिया। बेहतर होगा कि तुम मुझसे डिस्टेंस बना करके रखो। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर निकल करके वो जीजी को कॉल करती है और कहती है तुम्हारा फियोंसे मुझसे मिलने के लिए आया हुआ था। उसने मुझसे कहा है कि वो तुमसे अपना एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आया होगा। बेहतर होगा कि तुम उसे संभाल करके रखो। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। वो अपनी मॉम से बात करते हुए जा रही थी। उसकी मॉम को उसने जैसे तैसे संभाला था। वो गांव में रहा करती थी, जहाँ पर उसके डैड ने कुछ लोगों से उधार लिया हुआ था। उसके डैड के नहीं रहने के बाद वो लोग जानबूझ करके उन्हें परेशान करने के लिए आते थे और एक्स्ट्रा पैसा मांगा करते थे। यहाँ पर हर महीने कुछ पैसे वो उसे दे तो दिया करती थी, लेकिन अब उन्हें और पैसे चाहिए थे। यही सब कुछ बात करते करते शाओ घर पहुँचती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर पूछती है क्या कुछ हुआ। वो सारी बातें बताती है, लेकिन शाओ ने यहाँ पर यूजिन का ब्रोच बहाने से चोरी कर लिया था ताकि उसे दोबारा मिलने का मौका मिल सके। उसकी फ्रेंड कहती है तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अगला सीन हम लोग देखते हैं यूजिन अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था। तभी वहाँ पर उसे वेटर आकर के बताता है बाहर एक लड़की उससे मिलने के लिए बोल रही है और उसका ब्रोच उसके पास है। यूजिन उसे अंदर आने के लिए कहता है। साओ जब अंदर आती है तो उसके दोस्त देखते रह जाते हैं। वो काफ़ी प्रिटी थी। साओ उसे बताती है कि ये सच है कि तियान के साथ वो रिलेशनशिप में थी, लेकिन उन दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हुआ।
अगर उसे भरोसा नहीं है तो वो उसे ट्राई कर सकता है, उसका फर्स्ट टाइम होगा। ये कहते हुए वो अपना जैकेट खोल देती है। लेकिन यूजिन उसे कहता है, मुझे इस तरीके की झूठी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और तुमने तो शुरू में ही झूठ बोला। जब वो उसे रिजेक्ट करता है तो यूजिन के दोस्त कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो हम रख लेते हैं। उनमें से एक दोस्त साओ को अपने साथ पूल खेलने के लिए बोलता है। साओ कहती है, मुझे आता नहीं है, तो वो उसे सिखा रहा था। बातों बातों में उससे कहती है, चलो एक बेट लगाते हैं, अगर मैं ये पूल का गेम जीत गई तो मुझे यूजिन के साथ कुछ वक्त अकेले चाहिए। उसके दोस्त बात मान जाते हैं, ये सोचते हुए कि साओ को पूल खेलना नहीं आता होगा। लेकिन साओ को एक्चुअल में पूल खेलना आता था। वो खेलती भी है और जीतती भी है। अब शर्त के हिसाब से उनके जाने के बाद साओ यूजिन को उसका ब्रॉच लौटाती है और कहती है कि वो वापस उसके पास वापस आने का मौका ढूंढ ही ले। यूजिन उसे दोबारा पूछता है आखिरकार उससे चाहिए क्या। वो सोचते उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कब का ब्रेकअप कर लिया है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें एडमायर करती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे पीछे आई थी, लेकिन तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो इसकी बातों का भरोसा नहीं करता और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और तुम्हारी जैसी लड़कियां मुझे पसंद करने की हिम्मत रखती हैं, मानना पड़ेगा। वो उसे घटिया लड़की कह रही थी जो कि खुद को सेल करती है। वो कहती है, माना कि मेरा पहला रिलेशनशिप था, लेकिन मैं खुद को तुम्हारे सामने पैसे के लिए सेल करने के लिए नहीं आई हूँ, तो मेरा इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर सकते हो। हाँ ठीक है, चलो तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इससे तुम्हें मुझे इंसल्ट करने का कोई भी चांस नहीं मिलता है। वो वहाँ से जाने लगती है। उसके दोस्त आकर के कहते हैं, यार तुमने 10 मिनट में उस बेचारी लड़की को रुला दिया, क्या करते हो, इतना क्रूअल तुम कैसे हो सकते हो। यूजिन को साओ के लिए बुरा लगने लगता है। साओ को पता था कि वो उसके पीछे ज़रूर ही आएगा। यूजिन उसके पीछे आता है। साओ से वो कहता है कि क्या वो सच में उसके साथ रहना चाहती है। साओ कहती है, हाँ उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है, उसे हर रोज़ देखना चाहती है। यूजिन उसे कहता है, ठीक है तो तुम कल से मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। साओ उसकी ये बात मान जाती है। हालांकि ये बात उसके प्लान में नहीं था, लेकिन ये अच्छी ही बात है क्योंकि इससे उसको फ़ायदा होने वाला था। जब वो घर जाती है उसकी फ्रेंड पूछती है, प्लान सक्सेसफुल हुआ। साओ कहती है, नहीं प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन हाँ वो मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे रहा है और ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ जाओ, वहाँ तुम्हें काफ़ी कुछ मिलेगा। जब साओ कंपनी में जाती है तो नोटिस करती है कि यूजिन की कंपनी और जीजी की कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी पहले, और इसमें बहुत बड़ा झोल है। वो इस चीज़ को ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, लेकिन उसे अभी मौका नहीं मिल रहा था। यहीं दूसरी तरफ लंच टाइम में वो जानबूझ करके स्पेशली यूजिन के लिए फ़ूड ऑर्डर कराती है। उसका सेक्रेटरी से देने के लिए जाता है और बोलता है कि ये चीज़ साओ ने भेजा है। वो थोड़ा सा उससे इम्प्रेस हो जाता है। साओ वहाँ से निकल रहा था तो देखता है कि वो अभी भी ओवरवर्क कर रही है। काम ख़त्म करने के बाद साओ वहाँ से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल उसे आता है। वो गलती से फ़ोन उठा लेती है, आवाज़ सुनते ही फ़ोन कट कर देती है। तभी वहाँ पर ध्यान आ जाता है और वो साओ को कहता है, तुम मुझसे पीछे छुड़ा करके यहाँ जॉब कर रही हो, तुमने तो अपना घर भी चेंज कर लिया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। वो उससे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के जा रहा था। साओ उससे पीछा छुड़ा रही थी, लेकिन ध्यान ज़्यादा पावरफुल था। तभी वहाँ पर यूजिन आ जाता है और साओ को अपनी कार में चलने का ऑफ़र देता है। साओ उसे छोड़ करके यूजिन के कार में चली जाती है। ध्यान उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। अब साओ यूजिन को कह रही थी, मेरा और ध्यान का कोई रिलेशन नहीं है, मैंने उससे पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन वो अब भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यूजिन उसे छेड़ते हुए कहता है, तुम्हारा चॉइस लड़कों में सच में बहुत ही बुरा था, तुम्हें ध्यान ही पसंद आया। साओ से कहती है, हाँ जब हम रिलेशनशिप में थे हम खुश थे, लेकिन शायद चीज़ें हमारे फेवर में नहीं थी। यूजिन को ये बातें सुनकर के जेलस तो हो रहा था, लेकिन वो अपनी मन की असली फीलिंग कभी भी साओ के आगे जाहिर नहीं करता था। साओ से कहती है कि मुझे ना तुम्हारे जीजी की कंपनी के साथ वाले डील चाहिए, सिर्फ मैं उस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती हूँ। कुछ सोचने के बाद यूजिन उसकी बात मान जाता है। वो उसे घर छोड़ने के लिए गया हुआ था, घर में ऊपर नहीं जाता है। साओ उसे प्यार से किस करते हुए उसे घर छोड़ने के लिए थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। वो घर पहुँचती है, उसकी मॉम उससे कुछ और पैसे मांगती है क्योंकि उन बदमाश लोगों को देने थे। कुछ पैसे तो साओ के जमा हो गए थे, लेकिन कुछ पैसे अभी बाकी थे। आज जो कुछ हुआ अपनी फ्रेंड को वो बताती है।
उसकी फ्रेंड से वो जॉब मांगती है ताकि एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। उसकी फ्रेंड क्लब में काम किया करती थी, तो वो उसे बोलती है कि कुछ लोगों को ड्रिंक करा करके तुम कमीशन कमा सकती हो, लेकिन तुम्हें वहाँ पर थोड़ा संभाल करके रहना होगा, वो जगह अच्छा नहीं है। साओ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो क्लब के लिए पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर वो तियान से मिलती है। तियान ने जानबूझ करके साओ को बुक किया था। वो साओ पर गुस्सा करने लगता है। क्या हुआ, यूजिन तुम्हें पैसे नहीं दे रहा जो तुम पैसे के लिए ये काम कर रही हो? क्या तुम यूजिन के साथ सो चुकी हो? साओ से कहती है, हाँ मैं उसके साथ सो चुकी हूँ। तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं यहाँ पर किसी के साथ भी रहूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चले क्यों नहीं जाते हो? तियान बस जानना चाहता था कि साओ ने अचानक से उससे ब्रेकअप क्यों कर लिया। सब कुछ तो उनके बीच अच्छा चल रहा था। वो सब कुछ छोड़ करके वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर निकलती ही जीजी उसे किडनैप कर लेती है। वो कहती है, तुम तियान का पीछा छोड़ रही हो या नहीं? वो कहती है, मैं तियान के पीछे नहीं जाती हूँ, वो मेरे पीछे आता है। जीजी उसे वार्न करती है कि वो चाहे तो वो खड़े खड़े उसे इस शहर से हमेशा के लिए गायब करवा सकती है। वो उसके फियांसे से दूर रहे, वरना उसके लिए सही नहीं होगा। साओ डरने की एक्टिंग करते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन जो साओ उस ऑफिस गर्ल से जब उस प्रोजेक्ट की डिटेल मांग रही थी, तो वह देने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसमें फ्रॉड किया है? तुम मेरे इंसल्ट कर रही हो। साथ ही में कुछ और लड़कियां जो कि साओ से जेलस होती थी उसे बुली करने लगती हैं, ये कहते हुए कि वह बिना इंटरव्यू के ही कंपनी में आ गई। तभी वहाँ पर यूजिन आता है। अब उस लड़की को लगा था कि वो उसका सपोर्ट करेगा क्योंकि वो बहुत लंबे समय से कंपनी में काम कर रही है, लेकिन वो यहाँ पर साओ को सपोर्ट करते हुए उन लोगों को डांटता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साओ के खिलाफ जाने की? अब ये सब कुछ होने के बाद साओ को वो अपने ऑफिस में लेकर के जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती। साओ से कहती है, तुम हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो जानबूझ करके उसे अपने फेस पर दवा अप्लाई करने का मौका देती है, उससे इमोशनल कनेक्शन फील कराने के लिए। साथ ही में वो यूजिन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो जीजी के प्रोजेक्ट पर उसे सीरियसली काम करने दे, तो वो उसे अलाउ तो कर देता है। ये सोच रहा था कि कहीं वो भी तियान में इंटरेस्टेड तो नहीं है। वो कहती है, नहीं मैं बस जीजी को थोड़ा परेशान करना चाहती हूँ। यूजिन उसकी बात को मान जाता है। साओ मन लगा करके एक्चुअल में काम कर रही थी और वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जमा करने का कोशिश कर रही थी। इस चक्कर में उसे ओवर टाइम करना पड़ता है। यूजिन कंपनी से निकल रहा था, उसके जाते ही यहाँ पर तियान साओ को परेशान करने के लिए आ जाता है। साओ चाहे जितना भी उससे पीछा छुड़ाने का कोशिश करती, वो उसको पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। यहीं दूसरी तरफ यूजिन को साओ का ना जाने क्यों बहुत याद आ रहा था और वो उसके लिए डिनर लेकर के ऑफिस वापस जाने का डिसाइड करता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि तियान साओ को परेशान कर रहा है। वो जाता है, ये देख करके वो इतना गुस्सा था कि वो गुस्से में यहाँ पर तियान की पिटाई लगा देता है बहुत ही बुरे तरीके से। साओ उसके गुस्से को शांत करने के लिए रोकती है, वो उसे समझाती है कि नहीं नहीं वो उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सकता। वो चाहती थी कि यूजिन जेल वेल ना जाए इस तरीके से तियान को पिटाई लगाने में, इसी वजह से वो उसे रोकती है। यूजिन साओ को वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे हक करके रोने लगती है, थैंक्स बोलती है आज ऐसे सिचुएशन में आ करके उसका हेल्प करने के लिए, वरना वो ये सिचुएशन से निकल ही नहीं पाती। यूजिन यहाँ पर उसकी सिचुएशन को देख करके इमोशनल हो जाता है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है, उसके घर वो जाता है आज उसका हेल्प करने के लिए। साओ उसे अपना फेवरेट छोटू टैडी दे देती है। साथ ही में यूजिन को फ्लैट में अंदर इनवाइट करती है। यूजिन अंदर जाता है, साओ से वो कहता है कि तुम्हें हर महीने तुम्हारी सैलरी मिल जाया करेगी, तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। साओ कहती नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं खुद को सेल नहीं करूँगी, मैं कैपेबल हूँ और मैं अपने मेरिट पर तुम्हारी कंपनी में काम करना चाहती हूँ। अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालो। साओ उसे कहता है मतलब यूजिन उसे कहता है मतलब तुम सच में सिर्फ मुझे पसंद करती हो और मेरे साथ रहने के लिए सब कुछ कर रही हो? साओ कहती है हाँ उतने दिनों से मैं यही तो तुम्हें समझा रही हूँ। यूजिन कहता है अच्छा तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मेरी फियोंसे है। साओ को जब ये बात पता चलता है तो वो किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी, इसी वजह से वो यूजिन को वहाँ से जाने के लिए कह रही है। हालांकि उनका रिलेशन टूटा था, वो कंपनी जाना बंद नहीं कर रही थी क्योंकि जीजी के कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन उसे यूजिन की कंपनी से ही मिल सकता था। यूजिन ने उसे झूठ नहीं बोला था, उसकी फियोंसे तो थी और साओ सच में किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती थी।
एक ऑलरेडी गलती वो झेल रही थी। उसके जाने के बाद वो सोचने लगती है हर बार उसी के लाइफ में ऐसा क्यों होता है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है, वो कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। साओ कहती है नहीं, मैं कुछ और तरीका अपनाऊंगी। अगले दिन एनी जो कि यूजिन की फियांसे है वो कंपनी आ जाती है। सारे एम्प्लॉयज़ के लिए उसने यहाँ पर पेस्ट्री ऑर्डर किया था। अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, काफ़ी खूबसूरत भी थी। साओ सोचती है ओह, तो यही वो एनी है जो कि यूजिन की फियांसे है। वो यूजिन से मिलने के लिए जाती है। उन दोनों को पता था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हालांकि एनी यूजिन से शादी करना चाहती थी, लेकिन यूजिन उसे पसंद नहीं करता था। ये बात वो अच्छे से जानती थी। कहीं ना कहीं उसे ये भी आइडिया था कि यूजिन आजकल किसी और लड़की के चक्कर में है, लेकिन वो अपना स्वीट वाला रूप उसके सामने रखती है। वो दोनों फैमिली वालों से मिलने के लिए निकलते हैं। साहु को ये देख करके थोड़ा बुरा तो लग रहा था और वो कंपनी से रिज़ाइन करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ यूजिन अपने फैमिली वालों के साथ था। वहाँ पर जब वो लोग बात करते हैं कि बचपन से तुम और एनी दोनों एंगेज्ड हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो इस बात पे यूजिन क्लियर कर देता है मैं एनी को अपनी छोटी बहन की तरह देखता हूँ, हम दोनों साथ में पले बड़े हैं। ये जो आपने शादी का अरेंजमेंट किया था मुझसे बिना पूछे किया था, तो मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ और मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ। उसे पता चलता है कि साओ ने रिज़ाइन कर दिया है, तो वो तुरंत ही कंपनी के लिए निकलता है। इधर दूसरी तरफ दियान जब यूजिन को अकेले देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में यूजिन का एक्सीडेंट करने का सोचता है, लेकिन तभी साओ कंपनी से निकल रही थी और वो यूजिन को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। दियान कार रोक देता है और साइड से वहाँ से निकल जाता है। उनके जाने के बाद यूजिन को साओ कहती है मैंने रिज़ाइन कर दिया है, मैंने पहले ही कहा था मैं किसी का घर नहीं तोड़ूंगी। लेकिन यूजिन साओ को कार में लेकर के जाता है और कहता है मैंने अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया है, अब खुश हो तुम। साओ कहती है मतलब सच में तुम्हारा और रैनी का अब कोई रिलेशन नहीं है। यूजिन कहता है हाँ, वैसे भी हमारी फैमिलीज़ ने हमारी शादी को अरेंज किया था। साओ प्यार से उसे किस करती है और कहती है कि ठीक है, अगर यहाँ पर तुम्हारे लाइफ में कोई और पार्टनर नहीं है तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना मैं कभी तुम्हारे लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं बनूंगी। वो दोनों घर जाते हैं, वो भी यूजिन के घर, जहाँ पर कि अब वो खुद को कंट्रोल नहीं करने वाला था। वो और साओ दोनों इंटीमेट होते हैं। जगने के बाद साओ यूजिन से कहती है डोंट वरी, मैं कंपनी में हमारे रिलेशनशिप को रिवील नहीं करूँगी। अगले कुछ दिनों के लिए यूजिन बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रहा था। वो साओ को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। यूजिन का थोड़ा भरोसा तो साओ ने जीत लिया था, अब बस जीजी से बदला लेना था। इधर एनी को पता चलता है कि यूजिन उस कंपनी गर्ल शाओ को लेकर के घर गया है, तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो साओ को सबक सिखाने का प्लान करती है। इसके बाद साओ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। अपनी माँ को देने के लिए उसके पास पैसे पूरा जमा नहीं हुए थे, इसी वजह से वो अपनी फ्रेंड से पैसे उधार लेती है। वो कहती है कि तुम यूजिन से पैसे क्यों नहीं लेती, वो तुमसे कभी प्यार नहीं करने वाला। साओ कहती है नहीं, मैं ऐसे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, मैं बस उसके पावर का इस्तेमाल कर रही हूँ जीजी को सबक सिखाने के लिए, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर उसे यूजिन के दोस्त का कॉल आता है। एक्चुअल में एनी उसके साथ थी और उसी ने साओ को यहाँ बुलाने के लिए बोला था। अब यूजिन के साथ रहना था तो वो उसके दोस्त को रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। हालांकि उसे पता नहीं था कि एनी उसके साथ क्या करने वाली है, मतलब इस हद तक बुरा करेगी, ये नहीं सोचा था उसने। और तभी वहाँ पर जीजी भी आ जाती है। वो उनके ग्रुप का हिस्सा थी, सारे अमीर थे, एक दूसरे को जानते थे। जब ये बात सुनती है तो वो कहती है बहुत सही इंसान को पकड़ा है तुमने, वो बहुत ही घटिया लड़की है, वो लोगों के फियांसे को पटाने का कोशिश करती है। तो फिर उसका दोस्त यहाँ पर शाओ को बुला देता है। इस बात से अनजान साओ यहाँ पर आती है। वो यूजिन को मैसेज डाल देती है कि वो उसके फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रही है, उसने उसे बुलाया है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर आती है वो लड़का तो था ही नहीं, सिर्फ एनी और जीजी थे। अब साओ को लगने लगता है कि कहीं जीजी ने सबको ये बात बता तो नहीं दिया। वो अभी ये बात खुलने देना नहीं चाहती थी, वरना फिर वो बदला पूरा कर कैसे पाएगी। वो लोग सिर्फ उसे परेशान करने के लिए यहाँ पर बुलाए थे और वही करना स्टार्ट करते हैं। इधर दूसरी तरफ यूजिन साओ के बारे में जब सीरियस हो रहा था तो वो उसके बारे में पता कराता है। हालांकि उसे आधा बातें पता चल पाती है। साओ से अप्रोच क्यों कर रही है ये बात उसे पता नहीं चलता। उसे साओ का मैसेज मिलता है, उसे देख करके वो तुरंत ही उस क्लब के लिए पहुंच जाता है। उसे डाउट था कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर होने वाला है। जीजी और एनी दोनों मिल करके उसे परेशान कर रही थी। एक गुंडे को बुलाया था उन लोगों ने, जैसे कि साओ के साथ वो इंटीमेट कराने का प्लान कर रहे थे। लेकिन तभी सही समय पर यूजिन पहुंच जाता है और साओ को सेव कर लेता है। जब वो उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था
तो जीजी कहने लगती है कि अरे ये लड़की ऐसे ही करती है, पहले उसने मेरी फियांसे तियान को पटाया और अब ये तुम्हें पटाने का कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है तुम्हारे लिए। यूचिन कहता है मेरे और साओ के बीच में क्या चल रहा है, ये डिसाइड करने का हक तुम लोगों को किसने दिया, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। फिर वो साओ को वहाँ से लेकर के जाता है, डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करके जाते हैं। वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आकर के साओ के बारे में सब कुछ यूचिन को बता देता है, किस तरीके से जीजी ने साओ की फैमिली के साथ क्या बुरा किया था और उसने तिहान से ब्रेकअप करके यूचिन को क्यों अप्रोच किया है। जब यूचिन को ये बात पता चलता है तब उसे साओ के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन वो इस बात से ज़्यादा गुस्सा था कि उसने उसका इस्तेमाल किया। उसने उससे शुरू से झूठ बोला। जब साओ को होश आता है तो यूचिन उससे एक बार और पूछता है, सच बताओ तुमने मुझे क्यों अप्रोच किया था। साओ समझ जाती है कि यूचिन को सब कुछ सच पता चल गया है, फिर भी वो उसे वही कहती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। इस बात पर वो भड़क जाता है और कहता है तुमने मुझसे झूठ बोलने का हिम्मत किया, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। वो कहती है आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर थी, मुझे तुम्हारा पावर चाहिए था। जब तुम मुझे जान से मारने ही वाले हो तो सिर्फ मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दो, मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहती हूँ, अपने डैड के मौत का भी। एक बार मैंने जीजी को बर्बाद कर दिया तो फिर मैं खुद ही तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। यूजिन कहता है कल हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, मुझे तुम्हारी जैसी घटिया झूठी लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। साओ उसे रोकती है और कहती है ठीक है, सिर्फ आज की रात तुम मेरे साथ रहो, कल तुम मुझसे ब्रेकअप करने वाले हो ना, आज तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह यूजिन के जगने के पहले साओ खुद ही उठ करके वहाँ से चली जाती है। अब वो जानती थी शायद उसे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा उससे बदला लेने के लिए। तभी तियान उससे मिलने के लिए आता है। साओ कहती है तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। तियान को कुछ बातें पता चली थी, उसे ये पता चला था कि जीजी उसे परेशान किया करती थी। वो उसे माफ़ी मांगता है। साओ कहती है सिर्फ परेशानी नहीं, उसने मेरा पूरा फैमिली बर्बाद कर दिया, क्या तुम मेरे लिए जीजी के खिलाफ जाओगे, क्या तुम मेरे लिए उसकी फैमिली से बदला लोगे। तियान कहता है उसे सिर्फ कुछ वक्त दे दे, अगर वह ऐसा करेगा तो क्या साओ उसके पास वापस आएगी। वो कहती है नहीं, कभी नहीं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तियान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साओ उससे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती है। आज जाकर के उसे पता चला था कि इतनी नफरत के पीछे खुद उसकी फियांसे जीजी है, जिसने ना जाने क्या कुछ साओ के साथ बुरा कर दिया। इधर जीजी को पता चलता है वापस से तियान साओ से मिलने के लिए गया था। इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है, अपने सेक्रेटरी को साओ पर नज़र रखने के लिए कहती है। दूसरी तरफ शाओ अपने घर जा रही थी तो गुंडे उसका इंतज़ार कर रहे थे। एनी ने साओ से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था, लेकिन तभी उस समय यूजिन आकर के साओ को सेव कर लेता है। वो दोनों घर जाते हैं। यूजिन बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो चुका था। वो साओ से कहता है कि वो साओ को अपनी एक्चुअल गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार है। साओ कहती है आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही है। मैं यहाँ पर अब भी तुम्हारा इस्तेमाल ही करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जीजी से बदला लेना है। मुझे क्या तुम सिर्फ कुछ वक्त दोगे। यूजिन बेचारा इतना ज़्यादा साओ के प्यार में पागल हो गया था कि ये जानने के बाद भी कि साओ उसका इस्तेमाल कर रही है वो उससे अलाउ कर देता है। फिलहाल के लिए वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद उसकी फ्रेंड आती है। साओ से वो कहती है कि वो इतनी आसानी से गिव अप कर देगी। साओ कहती है मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि अगर यूजिन को सच में मुझसे प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगी। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती, मैं खुद अपने बदले का तरीका ढूंढ लूँगी। वहीं दूसरी तरफ एनी ने साओ को गुंडे भेजे थे, तब वो उसकी फैमिली से बदला ले रहा था। उसकी फैमिली ने एनी को यहाँ से फ़ौरन भेज दिया था। यूजिन के पेरेंट गुस्सा करते हैं कि हम दोनों बचपन से पड़ोसी भी थे और दोस्त भी थे, तो वो उनके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है। वो कहता है उन्होंने जो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ किया उस चीज़ के लिए मैं कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ उन्हें। और हाँ, आजकल के दिन अच्छे नहीं जाने वाले हैं क्योंकि मैं उससे बदला तो लेकर के रहूँगा। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ साओ एक डिटेक्टिव हायर करती है जो कि जीजी की कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेट कराती थी अच्छे पैसे देके। इस बात को 1 हफ्ते बीत जाते हैं। 1 हफ्ते बाद उनका प्रोजेक्ट का फाइनल मीटिंग होने वाला था, जहां पर कि शाओ जाती है और जीजी से कहती है यूजिन की कंपनी की तरफ से मैं ऐलान करती हूँ ये प्रोजेक्ट तुम्हारे साथ हम साइन नहीं कर रहे। जीजी गुस्सा करने लगती है और बोलती है तुम होती कौन हो, इस प्रोजेक्ट में बिलियंस लगे हैं,
तब वो यहाँ पर जीजी के प्लान की असली सच्चाई सारे लोगों को दिखा देती है, जितने लोगों ने भी इस प्लान में इन्वेस्ट किया था कि जीजी सबको झूठ बोल रही है। एक्चुअल में वो क्वालिटी तो दे ही नहीं रही है जो कि ये बोल रही है। इस वजह से सारे शेयर होल्डर्स इस प्रोजेक्ट से पैसा निकालने लगते हैं। यूचिन साओ के सपोर्ट में आता है और वो जीजी को कहता है जो मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा वही होगा, हम तुम्हारी कंपनी के साथ डील साइन नहीं कर रहे हैं। ये कहते हुए वो साओ को वहाँ से लेकर के जाता है। अब जीजी और उसकी कंपनी को इस वजह से अच्छा खासा लॉस होने वाला था। ऑफिस में जाने के बाद साओ उसे थैंक्स बोलती है आज उसका सपोर्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं यूचिन को पता था कि शायद साओ का बदला पूरा हो गया है तो वो उसे छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन अब वो उसके बिना नहीं रह सकता था और साओ उसके साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि शुरुआत से ही उन दोनों का रिलेशनशिप एक झूठ पर टिका हुआ था। फिर भी यूचिन इनके रिश्ते को एक मौका देना चाहता था। वो उसे बताता है उसका डिटेक्टिव का जान खतरे में है। उसे लगता है सच में तियान उसकी मदद करेगा। वो तियान को कॉल करती है, तियान फ़ोन कट कर देता है। इधर जीजी और तियान ने उस डिटेक्टिव को पकड़ लिया था और उससे वो वीडियो जो फ़ोटोज़ डिलीट करवा दिए थे। साओ काफ़ी घबरा जाती है कहीं उस डिटेक्टिव को कुछ हो ना जाए। जीजी यहाँ पर ध्यान से कहती है किसका फ़ोन आ रहा था। वो कहता है तुम मुझसे शादी करना चाहती थी ना, ठीक है, न्यू ईयर के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। वो इस बात से खुश हो जाती है और वहाँ से शादी की तैयारियाँ करने के लिए चली जाती है। वो कहता है तुम्हारा हेल्प तो मेरे डिटेक्टिव ने किया था। तभी वहाँ पर उसे ध्यान का फ़ोन आता है। वो बताता है हाँ, मैंने उस डिटेक्टिव को सेफली फॉरेन भेज दिया है। डोंट वरी, जो मेरी वजह से तुमने खोया है मैं उसका बदला ज़रूर लेकर के रहूँगा। इधर यूजिन ध्यान की बातों को सुन करके जलन महसूस कर रहा था, लेकिन वो इनके बीच इस तरीके से नहीं आ सकता था। साव उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी वहाँ पर साओ को वोमिटिंग फील होने लगता है। यूजिन उसे डॉक्टर के पास ज़बरदस्ती दिखाने के लिए लेकर के जाता है। हालांकि साओ को जाने का मन नहीं था। वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि साओ प्रेग्नेंट है। वो भी ट्विन बेबीज़ को लेकर के। यूजिन खुश हो जाता है, लेकिन साओ से कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी नहीं करूँगी, मैं इस बेबी को अबॉर्ट करा दूँगी। यूजिन कहता है पागल हो क्या, अब हमारा एक नया फ्यूचर शुरू होने वाला है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम बेबी अबॉर्ट कराओगी। मैं बाप बनने वाला हूँ, तुम्हें इन बेबीज़ को बॉर्न करना होगा। वो साओ की सेफ्टी के लिए उसे अपने घर लेकर के जाता है। एक एक करके वो एनी से तो पीछे छुड़ा चुका था, उसकी फैमिली ने उसे फ़ौरन भेज दिया था। अब बारी जीजी की थी। जीजी के लिए अब वो साओ की तरफ से सारे कांड कर रहा था। उसकी कंपनी के फ्रॉड सीक्रेट वो ऑनलाइन डलवा देता है, जिससे कि उनके शेयर्स के वैल्यू बहुत ज़्यादा ही गिरने वाली थी। दूसरी तरफ यूचिन साओ को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है शॉपिंग वगैरह कराने के लिए, कुछ न्यू गुड्स वगैरह बाय कराने के लिए। यहाँ पर कि वो उसे एक प्रिटी सा रिंग गिफ्ट करता है, लेकिन साउ उसे लेने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि नहीं नहीं, ये बहुत ही महंगा और मैं इतने महंगे गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकती तुमसे लेना। यूचिन उसे कहता है तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा है वो तुम्हारा है। वो काफ़ी इमोशनल बातें करके साउ को मना लेता है उसके साथ रहने के लिए। साओ को वो अपनी मॉम के पास गांव घर छोड़ने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर कि उसकी माँ साओ को यहाँ आया हुआ देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। बहुत दिनों बाद साओ अपनी माँ से मिलने के लिए आई हुई थी, तभी उसे पता चलता है उसके और साओ के पिक्चर्स ट्रेंड कर रहे हैं। वो यूचिन को कॉल करती है और कहती है कि लगता है कि हमारे ये सीक्रेट रिवील हो गया, ये चीज़ एक्शन में यूचिन नहीं करवाया था, सबको अपने और साओ के रिलेशनशिप के बारे में कन्फर्म करने के लिए। यूचिन उसे कहता है डोंट वरी, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से अपनी मॉम के साथ रहो। जैसे ही ये बात उनके पेरेंट तक पहुंचती है, यूजिन जाकर के बोलता है साओ मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, अब या तो आप लोग प्यार से मान जाओ या तो फिर मैं साओ को लेकर के अलग हो जाऊंगा, तब आप लोग देख लेना। पेरेंट होते हैं, बात बच्चे की आती है तो वो तो तुरंत ही मान जाते हैं। उसके पेरेंट को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन वो अपने पेरेंट को छोड़ करके न्यू ईयर पर साओ और उसकी मॉम के साथ टाइम बिताने का डिसाइड करता है और वो तुरंत ही साओ के पास पहुंच जाता है। साओ यहाँ पे यूचिन को वो देख करके पूछने लगती है अरे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बिना रहेंगे। वो कहते हैं हाँ, इस साल मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यहाँ पे साओ की मॉम आ जाती है, उसे भी इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। अब यहाँ पर यूचिन भी नहीं छुपाता और कहता है कि साओ प्रेग्नेंट है, मैं उसके बच्चे का बाप हूँ और मैं उससे शादी करने का प्लान कर रहा हूँ।
साओ ने कभी सोचा नहीं था कि यूजिन उसे शादी करने का प्लान कर रहा है। उसकी माँ को यूजिन बहुत ही पसंद आता है और वो दोनों रात में बैठ करके काफ़ी सारी बातें करते हैं। खाना वाना खाने के बाद काफ़ी देर तक साओ यूजिन के साथ बाहर बैठ करके बातें करती है। दोनों का न्यू ईयर साथ में ही मनता है और इधर जीजी को पता चल जाता है उनके शेयर्स की वैल्यू 0 हो चुकी है। तियान जीजी से शादी करने से मना कर देता है। वो कहती है मतलब कि तुम ये सब कुछ एक्टिंग कर रहे थे। तियान कहता और नहीं तो क्या मैं क्रिमिनल से शादी करूँगा? तुमने जो शाओ के साथ किया उसके बाद तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं तुमसे ही शादी कर लूँगा? वो ये शहर छोड़ करके हमेशा के लिए जा रहा था। जाने से पहले यूजिन को वो चीज़ी के खिलाफ सबूत दे करके जाता है, अपना प्यार साओ के लिए ख़त्म करके, क्योंकि जो उसने किया था उससे साओ को बहुत लॉस हुआ था। इधर चीज़ी की बहुत ही बदनामी हो रही थी। उसके बाद वो वहाँ से फ़रार होने का सोचती है, लेकिन यूजिन और साओ दोनों मिल करके उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लेते हैं और वो लोग जीजी को जेल में डाल देते हैं। इसके बाद यूजिन शाओ को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के जाता है और वहाँ पर वो लोग उसे खुशी खुशी अपना लेते हैं। हमारी ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर ख़त्म कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।